स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स वाला जो चैप्टर है हमारा, जिसमें एनिमल टिश्यू एक्सप्लेन किया गया है, उसके अलावा फ्रॉग, कॉकरोच और अर्थवर्म है, राइट। सो उसी चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। इस चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है? एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ना है, इन एनिमल। सो हम लोग 4 प्रकार के टिश्यू पढ़ेंगे। एपिथेलियल टिश्यू, epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue। ये 4 प्रकार के टिश्यू हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। एपिथेलियल टिश्यू जो सबसे बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है, कनेक्टिव टिश्यू जो कनेक्शन बनाने के लिए काम करता है, जो बाकी टिश्यू को आपस में लिंक करता है, मस्कुलर टिश्यू जो मसल्स का बना हुआ है, और नर्वस टिश्यू न्यूरॉन्स का बना हुआ है। इसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। इट इज द वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन आवर बॉडी। सबसे ज्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है हमारी बॉडी का। इट इज द वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन बॉडी। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला, मोस्ट अबंडेंट टिश्यू। इसका नाम कनेक्टिव टिश्यू क्यों पड़ा था? बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग। इसका काम क्या होता है? ये बाकी टिश्यू को लिंक करता है, सपोर्ट करता है। सो लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यू और ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। सो इसका ये फंक्शन है दैट इट इज द फंक्शन इज टू लिंक एंड सपोर्ट ऑल द अदर टिश्यू ऑफ द बॉडी। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? ओरिजिनेटेड फ्रॉम मीजोडर्म। अच्छा, मीजोडर्म क्या है? 2 मिनट के लिए यहाँ पे पॉज करके आई टेल यू व्हाट इज मीजोडर्म। जब जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, हर कोई और इंडिविजुअल जो है वो अपना लाइफ कैसे स्टार्ट करता है? जाइगोट के तौर पे स्टार्ट करता है। फिर ये जाइगोट में सेल डिवीजन होते हैं और जाइगोट धीरे धीरे डेवलप होता है। उस दौरान ये लेयर बनाता है जिसे कहते हैं जर्म लेयर। वो लेयर क्या कहलाती है? जर्म लेयर। तो हमारी बॉडी में कितनी जर्म लेयर होती हैं? हमारी बॉडी में कौन सी जर्म लेयर मिलती है? हमें हमारी बॉडी में मिलती है एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। ये जर्म लेयर मिलती है। एक्टोडर्म सबसे बाहर वाली, एक्टोडर्म सबसे बाहर वाली, उसके अंदर होती है मीजोडर्म, उसके अंदर होती है एंडोडर्म। इन जर्म लेयर की खासियत ये है कि ये ही लेयर बाकी बॉडी का पूरा टिश्यू बनाती है। तो इस जर्म लेयर को डिटेल में हम क्लास 12th में पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स वाले टॉपिक में। अभी हम पढ़ रहे हैं जर्म लेयर 3 होती हैं, एक्टो बाहर, मीजो बीच में, एंडो अंदर। ठीक है, सो दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम मीजोडर्म। ये पूरा का पूरा कनेक्टिव टिश्यू वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है बॉडी में एंड कंस्टिट्यूट्स अबाउट 30% ऑफ आवर बॉडी वेट। हमारे बॉडी वेट का कितना परसेंट बनाता है? ये 30% बनाता है हमारे बॉडी वेट का। सो दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू 3 चीजों से मिलके बना होता है। अ कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स: मैट्रिक्स, फाइबर्स एंड सेल्स। मैट्रिक्स का मतलब होता है वो चीज या वो एरिया, वो सब्सटेंस जिसमें बाकी सारी चीजें डिसॉल्व है। जैसे कि अब मैं आपको बताऊं, आप खीर खा रहे हो, है ना, चावल की खीर है या किसी और भी चीज की खीर है, तो वो उसका बेसिक मटेरियल क्या है? किससे बनी है? वो दूध से बनी है। तो दूध क्या होता है? मैट्रिक्स होता है, क्योंकि उसी मटेरियल में बाकी सारी चीजें सस्पेंडेड हैं। सो फाइबर्स एंड सेल्स आर सस्पेंडेड इन द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या हो गया? वो मटेरियल, इट इज द ग्राउंड मैटर और इट इज द ग्राउंड सब्सटेंस जिसमें बाकी सारी चीजें सस्पेंडेड होती हैं। कौन सी चीजें सस्पेंडेड होती हैं? उन चीजों में है फाइबर्स और सेल्स। ये तीनों होना चाहिए, एक कनेक्टिव टिश्यू का क्वालिटी होता है। इसके आधार पर, यानी मैट्रिक्स के आधार पर, हम कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन करते हैं। मैट्रिक्स के नेचर के आधार पर कैसे क्लासिफाई करते हैं जरा देखेंगे। सो कनेक्टिव टिश्यू, अलग अलग बुक में आपको अलग अलग क्लासिफिकेशन मिल सकता है ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स।
जैसे कि एनसीईआरटी बुक में दिया होगा लूज कनेक्टिव टिश्यू, dense connective tissue, specialized connective tissue. So there is one way to classify this: loose matrix, dense matrix and specialized matrix. जब मैट्रिक्स के अंदर सारी चीजें बहुत ही लूजली पैक्ड होंगी तो उसे कहा जाएगा लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंसली पैक्ड होंगी तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और कुछ चेंजेस या मॉडिफिकेशन होंगे सो दैट इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. लूज कनेक्टिव टिश्यू को फर्दर बांटा जाता है एरियोलर टिश्यू में एंड एडिपोज टिश्यू में. Dense connective tissue is further classified as regular and irregular. Specialized connective tissue में दो प्रकार के आते हैं, एक होता है fluid connective tissue और दूसरा होता है skeletal connective tissue. Fluid connective tissue को vascular connective tissue भी कहते हैं. And the other one is skeletal connective tissue. This is a part of our skeleton. Fluid connective tissue में आते हैं blood and lymph. And skeletal connective tissue में है bone and cartilage. तो ये दो प्रकार के हमें मिलते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. डेंस में इरेगुलर एंड रेगुलर हैं. टेंडन एंड लिगामेंट किस में आते हैं? इसमें से हम लोग डीपली जब स्टडी करेंगे इंडिविजुअली लूज को, डेंस को और स्पेशलाइज्ड को, तब हम लोग देखेंगे इनके डिटेल्स को, तब हम लोग देखेंगे. ठीक है. इन द बिगिनिंग वील स्टार्ट विथ ब्लड. हम लोग किससे डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं? ब्लड. क्यों? क्योंकि इससे आप क्या हो? फेमिलियर हो. आपने पहले इनके बारे में पढ़ा हुआ है, राइट? सो इससे आप फेमिलियर हैं, तो हम लोग सबसे पहले सबसे इजी वाला जो है टॉपिक उसको पिक कर रहे हैं, ब्लड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. सो ब्लड क्या है? ब्लड एक प्रकार का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है. ब्लड इज वन टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. इसको हम लोग वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं. सवाल आपसे अगर किसी ने पूछा व्हाट इज द नीड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, व्हाट इज द नीड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो आपका आंसर ये होगा कि देखो हमारी बॉडी में कोई भी चीज का फंक्शन, कोई भी चीज का फंक्शन कहाँ पर परफॉर्म होता है? स्पेशल ऑर्गन में, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन में होता है ना. जैसे कि मान लीजिए डाइजेशन है तो उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम है, रेस्पिरेशन है उसके लिए प्रॉपर सिस्टम है. लेकिन अगर आपने रेस्पिरेशन के लिए लंग से सांस ली तो वो बाकी बॉडी पार्ट्स को कैसे पहुंचेगा? तो वो बाकी बॉडी पार्ट्स को पहुंचेगा बाय द हेल्प ऑफ वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू. अगर आपने खाना खाया, अब्सॉर्ब किया, इंटेस्टाइन से ब्लड में चला गया, अब वो ब्लड हेल्प करता है उसको बाकी जगह पे भेजने में. समझ रहे हैं बात? सो वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये ब्लड का काम क्या होता है? ये कनेक्शन बनाता है. ब्लड में क्या चीजें प्रेजेंट है? मैट्रिक्स होना चाहिए, सेल्स होने चाहिए, फाइबर्स होने चाहिए, राइट? सो मैट्रिक्स प्रेजेंट है. इसके मैट्रिक्स का नेचर कैसा है? ये लिक्विड नेचर का होता है. मैट्रिक्स लिक्विड नेचर का होता है और उसको प्लाज्मा कहते हैं. व्हाट इज प्लाज्मा? प्लाज्मा इज द मैट्रिक्स ऑफ ब्लड और इट इज द ग्राउंड सब्सटेंस. सेल्स कौन से होते हैं इसमें? सेल्स को हम लोग एक और नाम देते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज फॉर्म्ड एलिमेंट्स. दे आर ऑल्सो नोन एज फॉर्म्ड एलिमेंट्स. एंड फाइबर्स कौन से होते हैं? फाइबर्स आर एब्सेंट. यही रीजन है कि ब्लड को स्यूडो या फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं. Why blood is false connective tissue? Why blood is false connective tissue? First, इसमें fibers absent है.
सेकेंड पॉइंट आप खुद डिकोड करोगे थोड़ा और स्टडी करने के बाद, जब हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के बारे में और पढ़ेंगे तो आप एक लाइन स्पेस यहाँ पे छोड़ के रख सकते हो, ठीक है। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे उसके बाद वी विल गेट टू दिस वन। सो व्हाई ब्लड इज फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू, फाइबर्स इज एब्सेंट, एंड सेकेंड पॉइंट पे हम लोग आ जाएंगे थोड़े टॉपिक्स पढ़ने के बाद। सो ब्लड इज मेड अप ऑफ मैट्रिक्स जिसे कहते हैं प्लाज्मा। Plasma is the fluid matrix. ब्लड का कितना परसेंट प्लाज्मा से बनता है? 55% प्लाज्मा से बनता है। बाकी का जो हिस्सा है वो है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। द रेस्ट इज फॉर्म्ड एलिमेंट्स, उन्हें हम कहते हैं सेल्स। अब डिटेल में हम प्लाज्मा के बारे में बात करें तो ये बना हुआ है 90 to 92% वाटर, यानी कि बाकी का 8 to 10% अदर सब्सटेंसेस है। उस 8 to 10% सब्सटेंसेस में मेजर अमाउंट होता है प्रोटीन का। प्रोटीन कितना होता है मात्रा में, उसको हम लिखते हैं, एक सेकेंड। प्रोटीन्स कितना होता है, तो प्लाज्मा का 6 to 8% है, मतलब 8 to 10% का 6 to 8% नहीं, बल्कि 6 to 8% ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन का बना होता है। What else is present? There are some minerals present. मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयंस की बात कर रहे हैं, बाइकार्बोनेट, सोडियम, क्लोराइड आयंस, ये सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा कुछ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रिएंट का मतलब फूड सब्सटेंसेस बोल सकते हैं। एक मिनट। मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, उसके अलावा प्रेजेंट है न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स का मतलब हम लोग फूड मटेरियल की बात करते हैं, जो भी फूड मटेरियल होगा, जैसे कि ग्लूकोज प्रेजेंट है कार्बोहाइड्रेट्स में, अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है, ये भी न्यूट्रिएंट है, लिपिड्स प्रेजेंट है, दीज आर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट। उसके अलावा और क्या होता है, क्लॉटिंग, ये सब किसमें, प्लाज्मा में है ना, ये सारे सब्सटेंसेस प्लाज्मा में है। और ये इंपॉर्टेंट इसीलिए इंफॉर्मेशन क्योंकि ना जब क्वेश्चन आता है जैसे कि ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, ऑप्शन है प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो फिर आपको सोचना है कि अरे ग्लूकोज को शायद आरबीसी तो नहीं लेके जा रहा है, नहीं, ग्लूकोज किसमें जा रहा है, प्लाज्मा में जा रहा है। इसीलिए हम लिस्ट बना रहे हैं कि ये सारी चीजें प्लाज्मा में रहती हैं, सेल के अंदर नहीं रहती हैं, ब्लड सेल के अंदर नहीं रहती हैं, कहने का मतलब है। क्लॉटिंग के लिए कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट है, क्लॉटिंग फैक्टर्स डिटेल में लिखेंगे हम लोग कितने होते हैं संख्या में, राइट। सो दीज आर द सब्सटेंसेस विच आर प्रेजेंट इन ब्लड। उसके अलावा हॉर्मोन्स हैं, उनका ट्रांसपोर्ट भी ब्लड से होता है। या फिर आप ना इन अदर सब्सटेंसेस को इस तरीके से भी क्लासिफाई कर सकते हो कि कुछ ऑर्गेनिक पार्ट होगा एंड कुछ इनऑर्गेनिक पार्ट होगा। ऑर्गेनिक पार्ट या इनऑर्गेनिक पार्ट, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का मतलब क्या है मैं आपको रिकॉल कराती हूँ। ऑर्गेनिक का मतलब जिसमें एटलीस्ट 1 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसे ऑर्गेनिक कहते हैं, है ना। कार्बन के बने हुए कंपाउंड्स ऑर्गेनिक होते हैं, और उसके अलावा जो कंपाउंड्स होते हैं वो सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। यानी कि मिनरल्स किस में आ जाएंगे, ये इनऑर्गेनिक पार्ट में आ जाएंगे। उसके अलावा और क्या चीजें प्रेजेंट है, गैसेस प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सो दीज गैसेस आर प्रेजेंट। इनका परसेंट मैं आपको बता दूं, 100 मिलीलीटर प्लाज्मा में, 100 मिलीलीटर प्लाज्मा में 0.29% ऑफ ऑक्सीजन होता है, 5% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है एंड 0.5% ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। So this is the percentage wise composition of gases present in blood plasma. ये ब्लड प्लाज्मा में कौन सी गैस आपको ज्यादा मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है। मतलब एक चीज यहां से भी आप डिकोड कर सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में ट्रैवल करता है और ऑक्सीजन प्लाज्मा में ट्रैवल करता है, लेकिन ज्यादा कौन सी चीज होती है इसमें से, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। उसके अलावा सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं,
They are also part of plasma like potassium carbonate, potassium chloride, sodium chloride, potassium carbonate, sodium bicarbonate, etc. These are some salts present. इनऑर्गेनिक पार्ट जो है प्लाज्मा का 0.9% बनाता है. इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स में ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स हैं. लिपिड्स फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल, which is the major lipid present in blood plasma. Some waste are also present. Waste substances like nitrogenous waste की हम लोग बात कर रहे हैं. Nitrogenous waste like NH2, CO, NH2, यूरिया जिसको कहते हैं. ठीक है. So these are some waste that are present in the plasma. प्रोटीन के बारे में डिस्क्राइब करेंगे. कौन से प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लाज्मा और इनका फंक्शन जो है वो आप थ्रू आउट डिफरेंट चैप्टर ऑल्सो पढ़ोगे. कौन से प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. जितना ज्यादा लिस्ट क्लियर बनाओगे उतना ज्यादा बेहतर है ना. अगर ये सोच रहे थे कि लिस्ट छोटी सी बनने वाली है और छोटे पेज में एकदम छोटा छोटा लिख रहे थे तो फ्रेश पेज पे स्टार्ट कर लो. बट डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द चार्ट बिकॉज दिस विल बी हेल्पफुल. जब आप क्लास 12 में ह्यूमन हेल्थ पढ़ोगे तब भी आपको पता होना चाहिए कि ब्लड प्लाज्मा में कौन सी चीजें प्रेजेंट है ना. और मैं इस टेबल में ऊपर में 2 और चीजें ऐड करूंगी, इसलिए साइड में थोड़ी सी जगह रखी है. अभी मैं बता रही हूँ आपको ब्लड प्लाज्मा में कौन से प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं. सो देयर इज एल्ब्यूमिन. एल्ब्यूमिन प्रोटीन प्रेजेंट है. ग्लोब्यूलिन प्रोटीन प्रेजेंट है एंड फाइब्रिनोजेन प्रोटीन प्रेजेंट होता है. कितना परसेंट होता है एल्ब्यूमिन. सबसे ज्यादा मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन में होता है एल्ब्यूमिन. कितना होता है मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन. अबाउट 55 to 60% ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन बनाता है. यानी कि जितने प्रोटीन है उसमें से 60% जो है वो यही है, एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है. ये कहाँ बनता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन. लिवर के द्वारा. प्रोड्यूस्ड इन लिवर. कहाँ पर बनता है ये. लिवर में बनता है. ये भले संख्या में सबसे ज्यादा हो लेकिन साइज में अगर आप देखेंगे सो दिस इज द स्मॉलेस्ट प्रोटीन इन ब्लड प्लाज्मा. अब इसका काम होता है मेंटेनेंस ऑफ BCOP. व्हाट इज BCOP. ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर. इसका मतलब क्या है. लेट अस टेक अ लुक एट द ब्लड वेसल. ब्लड का नेचर कैसा है. ब्लड में बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं और प्रोटीन्स अगर पानी में डिसॉल्व करो तो आपको कोलॉइडल सॉल्यूशन मिलता है. दिस इज अ फैक्ट विच यू नो ऑलरेडी. ठीक है. क्या चीज मैंने आपको बताई कि प्रोटीन को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो क्या मिलता है. कोलॉइडल सॉल्यूशन मिलता है. क्योंकि ब्लड में बहुत सारा प्रोटीन है. ब्लड एक कोलॉइड है. इज इट दिस पार्ट इज क्लियर. सो ब्लड एक कोलॉइड है और उस कोलॉइड का एक ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जिसे हम कहते हैं ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर. ये प्रेशर कितना होता है मतलब ब्लड के प्रोटीन की वजह से ब्लड कितने प्रेशर से फ्लो कर रहा होता है. दैट प्रेशर इज अबाउट 28 to 35 and in some books it is given 32 millimeter of mercury. This much pressure is there जिसको हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर भी कहते हैं. ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर ऑन्कोटिक प्रेशर भी कहते हैं. ब्लड वेसल के अंदर प्रोटीन की वजह से बनाया गया. We can understand it like this. This is the pressure found within blood vessel. It is the pressure found within the blood vessel due to plasma proteins.
एंड इसी की वजह से क्या होता है, अगर मान लो ये प्रेशर ज्यादा या कम होगा तो क्या होगा, ये ब्लड वेसल आर्टरी फिर ब्रेक करके बहुत सारी कैपिलरीज बनाती है, इन कैपिलरी से ब्लड का एक्सचेंज होता है टिश्यू में, ठीक है। सो दिस इज ब्लड कैपिलरी एंड बाहर में प्रेजेंट होता है टिश्यू, सो ब्लड का एक्सचेंज टेक प्लेस करता है कैपिलरी और टिश्यू के बीच में। लेकिन अगर इस प्रेशर में थोड़ी सी कमी आ जाएगी तो क्या होगा ना, ब्लड अपना प्रेशर मेंटेन नहीं कर पाएगा और लीक करके बाहर के टिश्यू में चला जाएगा, जो उसे नहीं जाना चाहिए था। So this is the pressure found within the blood vessel due to plasma proteins, and it increases the tendency increases the interior pressure and reduces the tendency of blood to leak out in extracellular fluid space. तो इसका काम ये होता है कि कैपिलरी और टिश्यू के बीच जब ब्लड एक्सचेंज हो रहा है तो एक्स्ट्रा या अननेसेसरीली ब्लड लीक ना हो जाए बाहर की तरफ, ये चीज को इंश्योर करना एल्ब्यूमिन का काम है। अगर एल्ब्यूमिन की मात्रा कम हो जाएगी, बीसीओपी कम हो जाएगा, बीसीओपी कम हो जाएगा, खून बह के टिश्यू में चला जाएगा, यानी कि ब्लड के अंदर खून कम होगा तो ब्लड प्रेशर रिड्यूस होगा। ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड प्रेशर नहीं है। कभी भी इसको एक दूसरे को ब्लड प्रेशर और ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मिक्स नहीं करना है, दोनों अलग प्रेशर होते हैं, सेपरेट प्रेशर होते हैं। ये इंश्योर करता है ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर की जो एक्सचेंज ऑफ ब्लड बिटवीन कैपिलरी एंड टिश्यू है वो सही से होता रहे। सो दिस इज द रोल ऑफ एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट प्रोटीन इज ग्लोब्यूलिन। अगला प्रोटीन कौन सा है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है। ये होता है 35 to 38% and it is produced by liver and plasma cells. It is produced by liver and plasma cells. किसमें इन्वॉल्व होता है ये, what is the function of globulin? इसको immunoglobulin भी कहते हैं, also known as immunoglobulin. इसीलिए इसका फंक्शन हमें नाम से थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी, इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। काम क्या होता है इसका, डिस्ट्रक्शन ऑफ, इट डिस्ट्रॉय वायरस एंड टॉक्सिन्स। सो दिस इज इम्यूनोग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन 3 प्रकार के होते हैं, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन and gamma globulin. अल्फा, बीटा एंड गामा ग्लोबुलिन। तीनों में डिफरेंस क्या है, अल्फा ग्लोबुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय लिवर, बीटा ग्लोबुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय लिवर and gamma globulin is not produced by liver but it is produced by लिम्फॉइड ऑर्गन। किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं ये, लिम्फॉइड ऑर्गन। मैम लिम्फॉइड ऑर्गन क्या है, इसके लिए आपको थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा, इसको मैं लिम्फेटिक सिस्टम में बताऊंगी और तब मैं रिपीट भी करा दूंगी आपको गामा ग्लोबुलिन के बारे में इंफॉर्मेशन। ओके, सो दे आर प्रोड्यूस्ड बाय लिम्फॉइड ऑर्गन, और गामा ग्लोबुलिन को स्पेसिफिकली इम्यूनोग्लोबुलिन के तौर पे रेफर किया जाता है। अल्फा ग्लोबुलिन which is produced by liver is also known as
सेरुलोप्लाज्मिन, ये एक प्रकार का प्रोटीन है जिसमें कॉपर प्रेजेंट होता है। सो कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन। बीटा ग्लोबुलिन का एक एग्जाम्पल है ट्रांसफेरिन। ट्रांसफेरिन में फेरस प्रेजेंट होता है, यानी कि इट इज आयरन कंटेनिंग। अल्फा ग्लोबुलिन एंड बीटा ग्लोबुलिन दोनों का एक फंक्शन होता है, वो ये है कि दे हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। आप ऐसे समझ सकते हो कि ग्लोबुलिन करते क्या है, ये ब्लड में एक तो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, दूसरा लिपिड सॉल्युबल विटामिन या फैट सॉल्युबल विटामिन। कौन से विटामिन होते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये चारों विटामिन होते हैं फैट सॉल्युबल या लिपिड सॉल्युबल विटामिन। इनको उठा के ले जाने का काम होता है किसका? ग्लोबुलिन का। व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लोबुलिन? इट इज हेल्पिंग इन ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड सॉल्युबल या फिर फैट सॉल्युबल। एंड की जगह और कर देते हैं। एज यू नो, लिपिड एंड फैट नेचर के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है। गामा ग्लोबुलिन इज पर्टिकुलरली नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन, और इन्हीं का दूसरा नाम होता है एंटीबॉडीज। डिटेल में हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम में डिस्कस करेंगे गामा ग्लोबुलिन के बारे में। नेक्स्ट प्रोटीन जो है वो है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन का काम क्या होता है? फाइब्रिनोजेन कितना परसेंट में प्रेजेंट होता है? इट इज 4%, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन में देखा जाए तो इट इज मिनिमम, and but it is largest in size, so it is the largest plasma protein. What is the role of fibrinogen? It is needed for blood clotting या blood coagulation जिसको कहते हैं, और blood clotting. So this is why fibrinogen is important. दिस इज ऑल अबाउट दी ब्लड प्रोटीन। जरा एक बार देखें और कौन सी चीजें प्लाज्मा में प्रेजेंट है। तो हमने न्यूट्रिएंट्स बताया, ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, अमीनो एसिड है, लिपिड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल कितनी मात्रा में होता है? अबाउट 50 to 120 मिलीग्राम्स इज प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। एंड कोलेस्ट्रॉल का यूज हमें मालूम है कि ये विटामिन डी के सिंथेसिस में काम आता है। वेस्ट सब्सटेंसेस के नाम पर इसमें प्रेजेंट होता है यूरिया। अगर मान लीजिए, एक नोट पॉइंट लिखाती हूँ साइड में, एक मिनट। if plasma is having exceptionally high amount of fat present, plasma looks turbid. कैसा दिखेगा? बादल जैसा धुंधला दिखेगा। सो प्लाज्मा लुक्स टर्बिड अगर उसमें फैट की मात्रा ज्यादा प्रेजेंट है। तो अगर आप ब्लड एनालिसिस करोगे, यू विल फाइंड प्लाज्मा टर्बिड, सो यू कैन से दैट फैट इज प्रेजेंट इन एक्सेस। सिर्फ यूरिया प्रेजेंट नहीं होता है वेस्ट सब्सटेंसेस में, और भी चीजें प्रेजेंट होती हैं अदर देन यूरिया, लाइक यूरिक एसिड, क्रिएटिन, क्रेटिनिन। नॉर्मली 0.6 से 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड होता है क्रेटिनिन का मात्रा, एंड 7 to 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है यूरिया का मात्रा पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। अगर इससे ज्यादा होगा तो किडनी फेलियर का खतरा है। ठीक है, इससे ज्यादा होगा तो किडनी फेलियर का खतरा है। उसके अलावा और क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज एंटी कोआगुलेंट, हेपारिन। एंटी कोआगुलेंट हेपारिन प्रेजेंट होता है। एंटी कोआगुलेंट का काम क्या है? ब्लड फ्लो हो रहा है और वहीं पर रास्ते में चलते चलते रुक जाए, क्लॉट हो जाए, तो दिक्कत होगी कि नहीं?
नहीं होने देना है इस चीज को, मतलब हम नहीं चाहते कि ब्लड फ्लो होते होते क्लॉट हो जाए। तो उस चीज को होने से रोकने के लिए क्या प्रेजेंट होता है हमारे पास, एंटी कोगुलेंट हेपारिन प्रेजेंट होता है, जो ब्लड को ब्लड वेसल्स में कोगुलेट नहीं होने देता। इट प्रिवेंट blood from clotting in blood vessels. This is the function of heparin, which is the anticoagulant. Plasma, which is the fluid matrix. आप अब इसे किसके बारे में लिख सकते हैं, that this one is formed by liver and lymphoid organ. What is the color of plasma? It is pale yellow in color, या फिर स्ट्रॉ कलर भी लिख सकते हैं हम लोग, सूखी घास जैसा होता है स्ट्रॉ कलर। इट इज विस्कस फ्लूइड, ना बहुत ज्यादा पतला ना बहुत ज्यादा गाढ़ा, बट विस्कस यानी कि इसकी विस्कोसिटी होती है। विस्कोसिटी का मतलब होता है पानी में होने वाला फ्रिक्शन, सीधी भाषा में बता रही हूँ, बाकी डिटेल में तो तुम लोग फिजिक्स में या केमिस्ट्री में शायद पढ़ोगे इसके बारे में। सो विस्कोसिटी का मतलब होता है पानी जब थोड़ा सा गाढ़ा होता है कि एकदम स्मूथ फ्लो नहीं होता है, सो दैट इज प्रॉपर्टी, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज विस्कोसिटी। ये जो कलर है प्लाज्मा का, इट इज द कलर इज प्रोवाइडेड ड्यू टू बिलीरुबिन। इसका कलर इसको किससे मिलता है, बिलीरुबिन से मिलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लाज्मा। एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं मैं यहाँ पे आपको कि ब्लड का पूरा ये जो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, ब्लड की स्टडी क्या कहलाती है, हिमैटोलॉजी। यानी कि आज की क्लास में जो आप कर रहे हो वो क्या पढ़ रहे हो आप, हिमैटोलॉजी, ब्लड की पढ़ाई कर रहे हो आप, है ना, ब्लड की पढ़ाई कर रहे हो। और ब्लड जो पूरा बनता है, ये सारे कंपोनेंट्स जो बनते हैं उसे हम कहते हैं हिमैटोपोएसिस। हिमैटोपोएसिस का मतलब होता है ब्लड फॉर्मेशन। हाउ मच ब्लड इज प्रेजेंट इन अ हेल्दी एडल्ट, वॉल्यूम of blood, it is about 4 to 5 liters in a female, while it is about 5 to 6 liters in a male. So this is one quantity of blood. Blood makes up about 7 to 8% of body weight. हमारे वजन का 7 to 8% जो है वो ये बनाता है, यानी कि अगर कोई पर्सन 100 kg का है, सो उसका 8% कितना होगा, 8% होगा 8 kg, राइट। सो 8 kg विल बी द कंटेंट ऑफ ब्लड, पूरी सारी चीजें मिला के। व्हाट इज द पीएच ऑफ ब्लड, नेचर वाइज द पीएच ऑफ ब्लड इज 7.4, यानी कि स्लाइटली एल्कलाइन। प्लाज्मा भले येलो कलर का है लेकिन ब्लड येलो कलर का नहीं है। ब्लड कौन से कलर का दिखता है, रेड कलर का दिखता है। क्यों, हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट्स के समय डिस्कस करेंगे। सो व्हाट वी नो टिल नाउ, आज की क्लास में हम लोगों ने ब्लड के बारे में पढ़ा है। पहले हमने कनेक्टिव टिश्यू देखा है ना, उसके बाद हम लोगों ने ब्लड के बारे में देखा है। सो ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट में क्या क्या चीजें होती है, मेजरली प्रेजेंट होता है वाटर, उसके अलावा अदर सब्सटेंसेस में सबसे ज्यादा मात्रा में होता है प्रोटीन, जिसमें एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेन है। फाइब्रिनोजेन क्या करता है, ब्लड क्लॉट नहीं होने देता। ग्लोब्यूलिन के दो काम है, एक तो ये लिपिड और फैट सॉल्युबल चीजों को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, और गामा ग्लोबुलिन जो कि इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है।